नमस्कार, मैं हूं आलोक और मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि यूपी के बजट के बाद सबकी एक उम्मीद है कि आखिर वो कौन सा विभाग है जिसको बजट का एक बड़ा हिस्सा मिला है। और दूसरी बात कि यूपी जो कि विकास में, औद्योगिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये माना जाता रहा है कि ये पिछड़ा हुआ यूपी है, अब क्या तस्वीर बदल रही है। हमारे साथ औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना हैं और इन्हीं से हम लेते हैं बजट का आखिर फीडबैक। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बजट उत्तर प्रदेश को एक विकास के पथ के ऊपर आगे ले जाने का बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की राजनीतिक दिशा और विचार को बदलने का काम किया। पहले जाति की राजनीति होती थी, अब विकास की राजनीति होती है। पहले संप्रदाय की राजनीति होती है, अब विकास की राजनीति होती है। पहले विघटन की राजनीति होती है, अब विकास की राजनीति होती है। और प्रधानमंत्री जी का जो नारा, जो सबका साथ और सबका विकास, उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय से हटकर सब लोगों के विकास की बात करते हैं। आज सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व की सरकार है, जो गरीब की सुनती है, जो महिलाओं की सुनती है, जो किसान के हित की बात करती है, जो प्रदेश में ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाना चाहती है कि यहाँ पर प्रदेश में दुनिया भर से लोग आएँ, देश से लोग आएँ, प्रदेश प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, प्रगति हो। इस नाते से ये बजट नौजवानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए, हर प्रकार के, हर व्यक्ति के लिए जो इस प्रदेश में रहता है, जिसकी अपेक्षाएं सरकार से, उनको पूरा करने वाला बजट है। उम्मीद तो औद्योगिक क्षेत्र को लेकर के भी है। ये मतलब कहावत थी कि यूपी तो पिछड़ा हुआ है, तो अब बजट का आकार भी बड़ा हो गया है, चुनाव भी नज़दीक है। इन सब को लेकर के यूपी की क्या तस्वीर औद्योगिक क्षेत्र में होने जाए? देखिए, यूपी इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक नए दौर में पहुंचा है। 2017 से पहले इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी में आना नहीं चाहता था, देश का नहीं आना चाहता था, दुनिया का नहीं आना चाहता था। लेकिन आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल एरिया कोई है तो उत्तर प्रदेश है, जहां पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से हमने इस बात को प्रूव किया कि हम देश में दूसरे नंबर की रैंकिंग के ऊपर आ गए। पहले जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय 16वीं रैंक पर थे। 2017 में आने के बाद हमने साल भर के अंतर्गत उसको 12वीं किया था और इन 2 सालों के अंतर्गत हमने उसको दूसरी रैंकिंग के ऊपर लेकर आए। हमारा अगला प्रयास होगा कि हम देश में अग्रणीय स्थान रखें। पहले जिस समय इंडस्ट्री की बात होती, पॉलिसी बनाने की बात होती थी, लोग कहते थे कि दूसरे स्टेट्स का पॉलिसी देख लो, उसके अनुसार पॉलिसी बना लो। लेकिन मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मैंने बहुत से इस प्रकार के निर्णय लिए, जिसमें मैंने कहा कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि देश के दूसरे स्टेट्स हमें देखकर पॉलिसी बनाएंगे। डेटा सेंटर पॉलिसी उसमें से एक है, हमारा निवेश मित्र उसमें से एक है। हमारे निवेश मित्र को देश के कई राज्य फॉलो कर रहे हैं, हमारे डेटा सेंटर पॉलिसी को बहुत सारे राज्य फ्लोरिश कर रहे हैं। हमने इस बात का निर्णय लिया कि हम किसी के साथ भी, हम किसी से भी अच्छे, किसी प्रदेश से भी अच्छे अपनी पॉलिसीज बनाएंगे। मैंने तो अपने अधिकारियों को कहा कि यदि कोई इंडस्ट्रिस्ट आकर दूसरे प्रदेश की बात करता है तो मैं तो उसमें कहता हूँ आइदर बीट इट और मीट इट, या तो उसको आगे दीजिए या उसके बराबर दीजिए। तो आज हम उस स्थान के ऊपर खड़े हैं जहाँ पर इंडस्ट्रिस्ट उत्तर प्रदेश को एक महत्वपूर्ण प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल स्टेट के नाते से देख रहा है। उसका प्रमाण है कि जितना इन्वेस्टमेंट विगत 15 वर्षों में नहीं आया, उससे 4 गुने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन 4 सालों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आया। एक सवाल ये भी होता है कि विपक्ष बार बार करता है, कभी सदन में भी आप सुनते होंगे कि कहा बहुत जाता है पर होता नहीं है। वो कहते हैं कि देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी तक बना नहीं है। इन सब सवालों का जवाब सदन में भी जरूर देना पड़ता होगा, और वैसे क्या देंगे? नहीं, सदन में भी इस बात का जवाब दिया जाता है। हमने जिस समय इन्वेस्टर समिट करी थी, इन्वेस्टर समिट 21-22 फरवरी 2018 को करी थी, हमारे 1 साल के सरकार के पूरा होने से पहले हमने इसको किया था। इसने पूरे देश और दुनिया में एक मैसेज दिया कि अब उत्तर प्रदेश एक बदला हुआ प्रदेश है। अभी विधान परिषद में जैसे आपने कहा कि हाउस में भी ये सवाल उठाते हैं, तो पिछले विधानसभा के सत्र में हमारे एक अपोजिशन के माननीय विधायक मित्र ने कहा कि आप ज़मीन नहीं दे पा रहे, मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो ज़मीन मांग रहे हैं और सरकार ज़मीन नहीं दे पा रही। तो मैंने उनका उत्तर देते हुए इस बात को कहा था कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज सरकार के साथ साथ विपक्ष के पास भी लोग आ रहे हैं कि हमारे को ज़मीन चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए। पहले तो ना सरकारों के पास आते तो विपक्ष में आने का मतलब नहीं होता। इसका मतलब विपक्ष के हमारे मित्रों के पास भी यदि कोई इंडस्ट्री के लिए ज़मीन लेना चाहता है, इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज आ रही हैं।
सदन में तो खैर आप जवाब देते ही हैं, राजनीति का इतना लंबा सफ़र है। एक बात बताइए, दबाव कुछ ज़्यादा नहीं है? एक तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेस, दूसरी तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेस, फिर गंगा एक्सप्रेस, कब तक की टाइमलाइन रखी है? कब से जनता चलना शुरू कर देगी, प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम अगले 3 महीने के अंतर्गत स्टार्ट कर देंगे एक लेन को। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में किया था। दुर्भाग्य से मार्च में लॉकडाउन लग गया और कोविड की एक त्रासदी पूरी दुनिया को घेरा, हमारे देश को भी घेरा। आज मुझे इस बात को कहते हुए संतोष व्यक्त होता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे कोविड के इस विपरीत परिस्थितियों के बाद भी लगभग 35% हमारा काम पूरा हो गया। हमारा प्रयास है कि 2022 में हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी चालू करेंगे। साथ ही साथ इस देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस हाईवे जो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक अभी प्रस्तावित है, जो लगभग 600 किलोमीटर का है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय लेने के बाद हमने ज़मीन के एक्विजिशन का काम शुरू कर दिया है। हमने आपसी एग्रीमेंट के आधार के ऊपर ज़मीनों के बैनामे रजिस्ट्री करानी शुरू कर दी है। साथ ही लगभग जून जुलाई तक हम उसके सिविल वर्क के भी टेंडर फ्लोट कर देंगे, क्योंकि उसमें एक नियम है कि 90% लैंड एक्विजिशन के बाद ही आप टेंडर्स को फ्लोट कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि जून जुलाई तक 90% हमारा भूमि अधिग्रहण हो जाएगा। उसके बाद हम सिविल वर्क प्रारंभ करेंगे और सिविल वर्क की जो मियाद होती है वो लगभग 30 महीने 2.5 साल होती है, तो हम समय से उसको पूरा करेंगे। अभी हम उसके ज़मीन एक्विजिशन के साथ साथ सिविल वर्क के टेंडर फ्लोट करके उसके ऊपर काम 2022 से पहले शुरू कर देंगे। एक्सप्रेसवे में तो लाइफ लाइन बनी रही है यूपी की। डिफेंस कॉरिडोर भी एक महत्वपूर्ण आपके पास है, उसमें कब तक हम लोग तरक्की प्रगति देखना शुरू कर देंगे? नहीं, अभी देखेंगे। हमने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अलीगढ़ नोड हमने पूरे का पूरा सोल्ड आउट हो गया। वहाँ पर लगभग 13 इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ज़मीन खरीद ली गई और उनके भुगतान भी कर दिया गया ज़मीन का। मैं ये भुगतान कर दिया गया, ज़मीन खरीद ली गई, इसलिए यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों में यदि कोई इंडस्ट्री के लिए लैंड लेता था तो रियल एस्टेट के पर्पस के लिए लेता था। बरसों तक उसकी ज़मीन पड़ी रहती थी और कई बरसों के बाद वो महंगे दाम के ऊपर बेचने की बात करता था। हम ये एक्ट में संशोधन करके हम ये एक्ट लेकर आए हैं वर्तमान में कि जिसको भी इंडस्ट्री की लैंड दी जाएगी उसको 5 साल में इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति को इंडस्ट्री लगानी है उसके लिए भूमि नहीं है और लोग उसके ऊपर होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो अभी वर्तमान एक्ट के बाद जो लोग ज़मीन ले रहे हैं उनको ये बात पता है कि 5 सालों के अंतर्गत उनको अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। अलीगढ़ नोट की हमने सारी ज़मीन बेच दी, कानपुर नोट की हमने कुछ इंडस्ट्रीज़ को ज़मीनें बेच दी हैं। अब झांसी नोट के लिए अभी मैं एरो इंडिया में बेंगलोर गया था, वहाँ पर हम लोगों ने MOU साइन किया। कानपुर नोट पे, जैसे कानपुर आपको मालूम है कि कानपुर PSUs, डिफेंस PSUs के नाते से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसमें भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। कानपुर में हमारी जो वर्तमान में इंडस्ट्रीज थी उनके एक्सपेंशन के लिए एक हमारे MKU पूरे देश की और दुनिया की प्रतिष्ठित इंडस्ट्री है जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, उन्होंने ज़मीन एक्सपेंशन के लिए लिया है। तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक तमिलनाडु में है, एक उत्तर प्रदेश में है। सब लोगों की प्रगति देश की प्रगति के साथ जुड़ती है, लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए हर्ष है कि तमिलनाडु के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से हम कई गुना आगे उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हैं। विपक्ष के इस सवाल का मतलब जवाब हम मांग सकते हैं कि वो कहते हैं कि सब कुछ तो हमारा पहले से किया हुआ था, बस उद्घाटन हो रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो गंगा एक्सप्रेसवे का मैं बता रहा हूं कि अभी हम ज़मीन खरीद रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले कर दिया, अभी तो शुरुआत करी है, अभी तो निर्णय गंगा एक्सप्रेसवे का भी हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस बुंदेलखंड के एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी की डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा करने के बाद शुरू की थी, हमने उसमें लैंड एक्विजिशन कर लिया, क्या ये उनका प्रोजेक्ट है? बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज देश और दुनिया की जो उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, जैसे AB मॉरिस है, ईस्ट बनाने की फैक्ट्री है ईस्ट, तो ये प्रयागराज में आई है, तो पहले की थी क्या? मैं पूछना था कि सैमसंग डिस्प्ले की यूनिट जो चाइना क्राइसिस के बाद ये जिस समय कोविड हुआ तो चाइना से लोगों ने अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट करने की बात करी, वहाँ से शिफ्ट होकर लगभग 4,800 करोड़ रुपए की यूनिट उन्होंने नोएडा में लगानी है, ये उनके समय की बात है क्या? मैं उनसे पूछना था कि डेटा सेंटर पॉलिसी अभी हम लेकर आए हैं, तो ये उनके समय की बात है क्या? पहली बात तो हमारी सरकार आने के बाद इंडस्ट्रीज में विश्वास हुआ कि अब उत्तर प्रदेश में चलना चाहिए, इसलिए लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। हाँ, यदि ये कहते हैं जो पूरी तरीके से असत्य है कि इनके द्वारा इनकी योजनाएं थी जिनको हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इनको विधानसभा में भी खड़े होकर इस बात के लिए
हमारी सरकार को बधाई देनी चाहिए, ये कहना चाहिए कि हम ये योजनाएं लेकर आए थे लेकिन हम नालायक थे, उसको पूरा नहीं कर पाए। आपने हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। ये कहकर सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए तो विरोध किस बात का है? बिल्कुल, लेकिन एक सवाल तो और बनता ही है कि गुजरात मॉडल की बहुत बात होती रही, क्या अब यूपी मॉडल की कुछ बात होने की चलन में है? यूपी को कुछ इस तरह का डेवलप किया जाए कि देश भर में यूपी मॉडल की बात हो? नहीं, मैंने अपनी बात में इस बात का निवेदन किया है कि पहले जिस समय पॉलिसी बनाई जाती थी तो ये कहकर बनाई जाती थी कि दूसरे स्टेट्स की पॉलिसी को देख लो और उसके अनुरूप अपनी पॉलिसी बनाओ। आज हमारे सरकार ने उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी पॉलिसीज जो बनाई हैं उसको दूसरे स्टेट के लोग फॉलो कर रहे हैं। एक सवाल कि बजट जो आया है उसमें आपके औद्योगिक विकास को लेकर के जो बजट मिला है कितने संतुष्ट हैं? और 2022 तक में, क्योंकि ये अंतिम बजट माना जा रहा है। नहीं जी, ये अंतिम बजट नहीं है, ये 5वां बजट है। अभी तो हमने 25 साल तक हमारी सरकार ने बजट देना है, अभी इसके बाद 5 साल फिर करेंगे, फिर 5 साल फिर करेंगे। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने एक बार बैठक ले रहे थे, उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई जिन्होंने 25 साल तक मंत्री रहना है वो तो बताएं, जिन्होंने जल्दी 5 साल में छोड़ना है वो जाएं। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बात क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 25 साल तक रहने का मतलब ये है कि हमें जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करना है, हम सब लोगों को मेहनत करनी है, हम सब लोगों को जो जनता ने जिस काम के लिए हमें चुना है उसको पूरा करना है। और हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि जनता ने जिस विश्वास के साथ हमारे को चुना था, हमने उस विश्वास के ऊपर खरे उतरे हैं, हमने उसको पूरा किया है। तो अगले 5 साल भी बनेंगे, फिर अगले 5 साल भी बनेंगे। इसीलिए ये अंतिम बजट नहीं है। और अभी एक मित्र कह रहे थे कि ये अंतिम बजट है, तो अंतिम बजट कभी भी नहीं होता। सरकार फिर आएगी और फिर हम बजट पेश करेंगे और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, आप बता रहे थे कि बजट में उनके क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू हो रही हैं। देखते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन इस बजट से मंत्री खुश हैं। विभाग के औद्योगिक विकास के लिए वो कहते हैं कि सूबे में बहुत कुछ हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।